हेलो एवरीवन। आज 14 जनवरी है और आज का जो हमारा पहला टॉपिक होने वाला है वो है वीमार ट्रायंगल। अब यूपीएससी प्रीलिम्स में जब यूरोप से कोई नया ग्रुपिंग या कोई ऑर्गेनाइजेशन आती है तो वो यूपीएससी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है, खासकर तब जब वो न्यूज़ में है। तो वीमार ट्रायंगल हमारा न्यूज़ में है अभी। तो ये है क्या? तो ये वीमार ट्रायंगल एक ट्राइलेटरल डिप्लोमेटिक फोरम है जिसमें 3 यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, जैसे कि फ्रांस है हमारा, और फिर जर्मनी है और पोलैंड है। ये तीनों यूरोपियन कंट्रीज़ वीमार ट्रायंगल में हैं। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव है यूरोप के पॉलिटिकल कोऑर्डिनेशन को स्ट्रेंथन करना, यूरोप की सिक्योरिटी, फॉरेन पॉलिसी और डिफेंस को डीपेन करना, वेस्टर्न यूरोप और ईस्टर्न यूरोप के बीच में एक ब्रिज बनाना। ये 3 इसके क्या हैं? मेन ऑब्जेक्टिव हैं। अब इसकी शुरुआत कैसे हुई थी? तो शुरुआत की बात करें अगर, तो इस ग्रुप की शुरुआत हुई थी 1991 में जर्मनी के शहर वीमार में, इसीलिए इसका नाम वीमार ट्रायंगल पड़ा है। तो कोल्ड वॉर के बाद जब यूरोप नया ऑर्डर बना था, मतलब नया एक ऑर्डर बन रहा था यूरोप में, तब फ्रांस और जर्मनी ने पोलैंड को इंटीग्रेट करने के लिए ये प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया था। ये ट्रीटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। कोई परमानेंट सेक्रेटेरिएट भी नहीं है इसका, और ये सिर्फ कंसल्टेटिव और कोऑर्डिनेशन फोरम ही है। तो रिसेंटली ये न्यूज़ में क्यों था? क्योंकि रशिया ने यूक्रेन पे अटैक जब किया, तो जो ये काफ़ी टाइम से ये डिफंक्ट पड़ गया था, तो उसके बाद से ये एक्टिव हो गया, काफ़ी रिवाइव हो गया इसको, क्योंकि इन्हें लगा कि इन्हें सिक्योरिटी की और ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि रशिया का एग्रेशन बहुत ही ज़्यादा बढ़ता जा रहा था इसलिए। और ईयू के अंदर भी स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी और ईस्टर्न यूरोप के रोल को लेकर के काफ़ी बात चल रही थी, इस वजह से भी ये न्यूज़ में था। तो एक कुछ चीज़ें हैं जो इसके बारे में नोट करना है, ताकि अगर क्वेश्चन आता है इससे तो कंफ्यूज ना हो कि ये ईयू का पार्ट नहीं है, ईयू की कोई ऑफिशियल बॉडी नहीं है ये, नेटो का भी कोई ग्रुप नहीं है ये, ठीक है, और इकोनॉमिक ब्लॉक भी नहीं है ईयू का। इसमें यूके, इटली, स्पेन, ये बड़े कंट्रीज भी शामिल नहीं है, सिर्फ 3 देश हैं, फ्रांस, जर्मनी और पोलैंड। तो ये इन्फॉर्मेशन थी वीमान ट्रायंगल से रिलेटेड, और ये न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि पहली बार इंडिया ने इसमें पार्टिसिपेट किया है इसके फॉर्मेट में। डॉक्टर एस जयशंकर इंडिया से गए थे, जो इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर है वहाँ पे गए हैं, और वहाँ पे फ्रांस के जो प्रेसिडेंट हैं इमैनुअल मैक्रोन, उन्होंने ये स्टेटमेंट दी है कि इंडिया किसी भी फॉरेन पावर के का वेसल स्टेट नहीं बनेगा। इंडिया की अपनी ऑटोनॉमी है और इंडिया अपनी ऑटोनॉमी को पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट करता है, इसीलिए ये चीज़ न्यूज़ में आई थी। फिर जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है PSLV C62। तो अब PSLV जो ये रॉकेट है, ये इसरो ने लॉन्च किया था और ये फेल हो गया, अपने थर्ड स्टेज में ये फेल हो गया, ठीक है। तो सतीश धवन स्पेस सेंटर से इसने लॉन्च किया था, जो कि श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में है, और ये इसरो का 2026 का पहला लॉन्च था, पर ये फेल हो गया। ये अपनी थर्ड स्टेज में ही फेल हुआ था, थर्ड स्टेज जो कि सॉलिड स्टेज है। इसमें एक सैटेलाइट थी EOS-N1 सैटेलाइट, जिसका नाम था अन्वेषा। इसको DRDO ने डेवलप किया था। ये एक हाइपर स्पेक्ट्रल इमेज सेंसर सैटेलाइट थी, जो कि हंड्रेड्स ऑफ नैरो स्पेक्ट्रल बैंड्स में डेटा कैप्चर कर सकती है। इसका इस्तेमाल सिविलियन एप्लीकेशन जैसे कि एग्रीकल्चर, अर्बन मैपिंग, इन सब जगहों पे भी किया जा सकता था। पर जैसे कि अब ये मिशन फेल हो गया है, तो ये सैटेलाइट तो इससे नहीं गई, तो फ्यूचर में हो सकता है इसरो प्लान करे। तो अब एक क्वेश्चन है कि ये PSLV है क्या, मतलब पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल क्या है? तो ये इसरो का वर्क हॉर्स है, मतलब सारे हैवी काम जो करने होते हैं इसरो को, जैसे अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट भेजना, रिमोट सेंसिंग की सैटेलाइट्स भेजना, नेविगेशन सैटेलाइट्स भेजना, और मल्टीपल स्मॉल सैटेलाइट्स को एक ही मिशन में लॉन्च करना है अगर, तो कौन करता है? ये PSLV करता है। अब इसमें क्वेश्चन है कि ये पोलर इसका नाम क्यों है? तो पोलर नाम स्पेसिफिकली सन सिंक्रोनस पोलर ऑर्बिट में सैटेलाइट प्लेस करने के लिए इसको दिया गया है। क्यों? क्योंकि ये सन के सिंक्रोनस जो कि पोलर ऑर्बिट है, उसमें सैटेलाइट को प्लेस करता है। इसका मतलब है कि सैटेलाइट हर बार अर्थ के सेम लोकल टाइम पर पास करती है, इसीलिए ये मैपिंग के लिए, वेदर इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए, एग्रीकल्चर सर्वेलेंस के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है।
तो एक इसमें कुछ चीज़ और है कि पीएसएलवी का काम पोलर सन सिंक्रोनस ऑर्बिट के लिए ज़्यादा सूटेबल होता है, जबकि जो जीटीओ होती है, ठीक है, जीएसएलवी होती है, इसका काम किसके लिए होता है? जियो स्टेशनरी ट्रांसफर ऑर्बिट के लिए ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो यही दोनों डिफरेंस था पीएसएलवी और जीएसएलवी का। अगर सन सिंक्रोनस ऑर्बिट में डालना है सैटेलाइट को तो पीएसएलवी डालेंगे, ठीक है? और अगर जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में डालना है तो जीएसएलवी से हम भेजेंगे उसको। इसमें 4 स्टेज हैं, पहला स्टेज सॉलिड है, दूसरा लिक्विड है और तीसरा सॉलिड है, फिर चौथा फिर से लिक्विड है। अगर बहुत ही ज़्यादा हैवी रॉकेट्स सैटेलाइट्स भेजने हैं तो पीएसएलवी एक्सएल का इस्तेमाल करती है इसरो। तो ये इन्फॉर्मेशन किसके रिगार्डिंग थी? हमारे पीएसएलवी के रिगार्डिंग। इसने 2017 में एक साथ 104 सैटेलाइट्स सिंगल मिशन के अंदर भेज करके वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया था। और ये इसरो की नाविक सैटेलाइट जो है, ठीक है, उसको भी इसी ने भेजा था स्पेस में। चंद्रयान 1 मार्स ऑर्बिटर मिशन में भी इसी का रोल है, इसीलिए ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट ट्रायंगल है, नेक्स्ट टॉपिक है, वो है ऑर्शनिक मिसाइल से। तो अभी रशिया ने यूक्रेन के ऊपर एक मिसाइल मारी है जो कि हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल है। तो इस वजह से यूरोपियन कंट्रीज़ ने रशिया को क्रिटिसाइज़ किया है कि रशिया को ऐसा नहीं करना चाहिए था, हाइपरसोनिक मिसाइल का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था। और ये यही मिसाइल थी ऑर्शनिक मिसाइल। बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन तो अवेलेबल नहीं है, कुछ इन्फॉर्मेशन है जैसे कि इसकी रेंज 3000 से 5000 किलोमीटर तक की है, स्पीड 10 मैक से ज़्यादा की है। 10 मैक से मतलब साउंड की स्पीड से 10 टाइम्स ज़्यादा की स्पीड है इसकी। कन्वेंशनल और न्यूक्लियर दोनों ही वॉरहेड ये कैरी कर सकती है और इसकी हाई स्पीड इतनी ज़्यादा हाई है इसीलिए इसको डिटेक्ट करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। फिर अब ये जैसे कि हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल है, तो क्वेश्चन आता है कि बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज़ मिसाइल क्या है या डिफरेंस क्या है? तो बैलिस्टिक मिसाइल रॉकेट की तरह, जो बैलिस्टिक मिसाइल होती है वो रॉकेट की तरह सीधा स्पेस में जाती है। उसके बाद फिर ग्रेविटी के अंदर ये गिरती है, अर्थ पे, अपने टारगेट पे गिरती है ये। पर जो क्रूज़ मिसाइल होती है वो एरोप्लेन जैसी होती है, पूरे रास्ते एटमॉस्फेयर के अंदर उड़ती है, टेरेन के पास और टारगेट तक गाइडेड रहती है पूरे ही अपनी ट्रेजेक्ट्री में। फिर बैलिस्टिक मिसाइल हाई एल्टीट्यूड ट्रेजेक्ट्री में जाती है, क्रूज मिसाइल लो एल्टीट्यूड ट्रेजेक्ट्री में जाती है। बैलिस्टिक मिसाइल जो होती है वो एटमॉस्फेयर के बाहर निकलती है, पर क्रूज मिसाइल एटमॉस्फेयर के अंदर ही रहती है। बैलिस्टिक मिसाइल जो होती है वो मिड कोर्स के बाद टर्मिनल फेज में आ जाती है, पर क्रूज मिसाइल का पूरा पाथ गाइडेड होता है। बैलिस्टिक मिसाइल का पूरा पाथ गाइडेड नहीं होता है। स्पीड की बात करें तो जो बैलिस्टिक मिसाइल होती है उसकी स्पीड जो होती है वो क्रूज मिसाइल से ज़्यादा होती है। बैलिस्टिक मिसाइल जैसा कि यहीं पे दिख रहा है कि इसकी स्पीड जनरली 5 मार्क से ज़्यादा की होगी, मतलब हाइपरसोनिक होगी ये। लॉन्च के बाद लिमिटेड मैन्यूवरिंग होती है, पर क्रूज मिसाइल थोड़ी सी स्लो होती है पर मैन्यूवरेबिलिटी उसमें ज़्यादा होती है। मिड फ्लाइट में उसकी डायरेक्शन या उसका एंगल चेंज कर सकते हैं। पेलोड की भी बात करें अगर, तो जो बैलिस्टिक मिसाइल होती है वो जनरली न्यूक्लियर पेलोड कैपेबल होती है, न्यूक्लियर पेलोड के लिए इस्तेमाल करते हैं उसको। क्रूज मिसाइल में भी दोनों पेलोड इस्तेमाल कर सकते हैं, बैलिस्टिक में भी दोनों ही पेलोड इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर इंडिया की बात करें तो इंडिया में जो बैलिस्टिक मिसाइल्स की बात हम करते हैं उसमें अग्नि सीरीज़ की मिसाइल्स आती हैं, ठीक है। फिर K-15 मिसाइल है हमारी, K-4 मिसाइल है, ये इंडिया की बैलिस्टिक मिसाइल है। इंडिया की क्रूज़ मिसाइल की बात करें तो इंडिया की फेमस क्रूज़ मिसाइल है ब्रह्मोस और दूसरी इंडिया की फेमस क्रूज़ मिसाइल है निर्भय। तो ये इंडिया की बैलिस्टिक और क्रूज़ मिसाइल का कलेक्शन है। फिर जो हमारा अगला टॉपिक है अब इसके बाद, वो है नेशनल फेडरेशन ऑफ कोऑपरेटिव शुगर फैक्ट्रीज लिमिटेड। तो ये न्यूज़ में इसलिए क्योंकि इन्होंने गवर्नमेंट को इंटरवीन करने के लिए बोला है, क्योंकि शुगर का दाम बहुत ही ज़्यादा कम हो रहा था। फिर अब ये जो कोऑपरेशन है इसे इस्टेब्लिश किया गया था 1962 में। कोऑपरेटिव शुगर फैक्ट्रीज जो इंडिया में है उनके लिए एपेक्स बॉडी का काम करती है ये। जनरली इसको जो इस्टेब्लिश किया गया था वो बॉम्बे कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के अंदर किया गया था, पर अभी ये मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर आता है। मेन काम क्या है इसका? शुगर पॉलिसी फॉर्मुलेशन करना नेशनल और स्टेट दोनों लेवल पे, और टेक्निकल सपोर्ट और कॉमर्शियल सर्विसेज भी प्रोवाइड करना नई इस्टेब्लिशमेंट को, अगर एक्सपेंशन करना है तो, और मॉडर्नाइज करना शुगर फैक्ट्रीज को तो इन सब के लिए क्या करती है, टेक्निकल और कॉमर्शियल सर्विसेज भी प्रोवाइड करती है।
फिर गवर्नेंस स्ट्रक्चर में ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं जो इलेक्ट होते हैं, ठीक है, वो ही इसे चलाते हैं। और कोऑपरेटिव शुगर फैक्ट्रीज से और स्टेट शुगर फैक्ट्रीज से पूरे इंडिया में इसमें रिप्रेजेंटेटिव भी जाते हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन थी किसके रिगार्डिंग, नेशनल फेडरेशन ऑफ कोऑपरेटिव शुगर फैक्ट्रीज लिमिटेड के रिगार्डिंग। फिर जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो है बारगी डैम। बारगी डैम टॉपिक इसलिए न्यूज़ में है क्योंकि इसमें थोड़े से सेफ्टी कंसर्न आ रहे थे और इसे सेफ्टी कैटेगरी 3 में इसी वजह से डाल दिया गया था क्योंकि थोड़ी सी कुछ डिस्क्रिपेंसीज थी इसके अंदर जो कि मानसून या पोस्ट मानसून के अंदर दिक्कत दे सकती थी, इसी वजह से ये न्यूज़ में था। तो ये है मध्य प्रदेश में, नर्मदा रिवर पे है ये। 1974 में बनना शुरू हुआ था और 15 साल के बाद ये बन गया था, 1990s में ये बन गया था। अब क्वेश्चन है कि इसे डैम्स जो भी इंडिया में बनते हैं उन्हें डैम सेफ्टी एक्ट 2021 फ्रेमवर्क के अंदर मॉनिटर किया जाता है। मॉनिटर करने का काम कौन करता है? तो मॉनिटर का करने का काम नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी करती है। नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी एक स्टेटूटरी बॉडी है जो डैम सेफ्टी एक्ट 2021 के अंदर बनी हुई है। इसका जो मेन काम है वो है डैम की सेफ्टी को इंश्योर करना और यूनिफॉर्म सेफ्टी स्टैंडर्ड्स इम्प्लीमेंट करना पूरे इंडिया में। स्टेट्स और डैम ओनर्स के काम को भी मॉनिटर करती है ये। इसके फंक्शंस में क्या आ जाएंगे? इसके फंक्शंस में आएंगे कि नेशनल लेवल पॉलिसी गाइडलाइंस बनाती है, स्टेट डैम सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशंस के काम को सुपरवाइज करती है, ठीक है, जो स्टेट में ऑर्गेनाइजेशंस हैं डैम को देखने के लिए उनके काम को भी ये सुपरवाइज करती है। डैम फेलियर, डैम इंसिडेंट और इंस्पेक्शन सेंट्रल डेटाबेस मेंटेन करती है। जैसे डैम्स के फेलियर हो रहे हैं या डैम्स में कुछ इंसिडेंसेस हो रहे हैं अगर, जिसकी वजह से वो फ्यूचर में फेल हो सकते हैं, या डैम का इंस्पेक्शन हुआ है अगर, तो उन सब का ये एक डेटाबेस मेंटेन करती है। सेफ्टी ऑडिट्स करती है, रिस्क असेसमेंट भी करती है डैम्स का, तो ये सारे काम ये करती है। फिर इसमें दो चीज़ें हैं। इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क की बात करें तो जो नेशनल लेवल पे है, नेशनल लेवल पे है डैम नेशनल कमिटी ऑन डैम सेफ्टी, ठीक है। जो नेशनल कमिटी ऑन डैम सेफ्टी है इसका काम होता है पॉलिसी और टेक्निकल एडवाइस का। और जो नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी है हमारी, इसका काम होता है इसकी पॉलिसीज़ जो भी बन रही हैं या टेक एडवाइसेस जो भी दी जा रही हैं उन्हें इम्प्लीमेंट करना और रेगुलेट करना। स्टेट लेवल पे सिमिलर तौर पे आती है स्टेट डैम सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन और स्टेट कमिटी ऑन डैम सेफ्टी। ये दोनों चीज़ें स्टेट के अंदर इसी काम को करने के लिए बनाई गई हैं। अब फिर क्वेश्चन है कि क्या इंडिया के सारे डैम्स को कवर करता है ये? तो सारे डैम्स को कवर नहीं करता। उन्हीं डैम्स को कवर करता है जिनकी हाइट 15 मीटर से ज़्यादा है या 10 से 15 मीटर के बीच अगर लार्ज स्टोरेज फ्लड रिस्क है तो। सिर्फ इन्हीं डैम्स को कवर करता है। छोटे डैम्स, छोटे पॉन्ड्स, इन सारी चीज़ों को ये कवर नहीं करता है। न्यूज़ में है क्योंकि इंडिया में बहुत सारे इंसिडेंसेस हुए थे डैम्स के सेफ्टी के रिगार्डिंग और रिसेंटली बारगी डैम भी आया था, इस वजह से ही ये न्यूज़ में आ गया है। फिर अब जो अगला हमारा टॉपिक है वो है सक्शगम वैली को लेकर के। तो जम्मू कश्मीर की बहुत इंपॉर्टेंट लोकेशन है ये, और ये न्यूज़ में इसलिए क्योंकि इंडिया ने अभी बोला कि सक्शगम वैली इंडिया का इंटरनल पार्ट है, पर चाइना ने इस क्लेम को बोला है कि ऐसा कुछ नहीं है, सक्शगम वैली चाइना का पार्ट है। तो सक्शगम वैली को ही ट्रांस काराकोरम ट्रैक भी कहते हैं और काराकोरम रेंज के नॉर्थ ऑफ सियाचिन ग्लेशियर में ये लोकेटेड है। काराकोरम रेंज में है लेकिन सियाचिन ग्लेशियर ये रहा, ये हमारा सियाचिन ग्लेशियर है, इसके नॉर्थ में है ये सक्शगम वैली है। तो जियोग्राफिकली अगर देखें तो कश्मीर रीजन का हिस्सा माना जाता है ये, पर करेंटली चाइना के कंट्रोल में है। अप्रॉक्सीमेटली 5180 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है ये। तो अब ये चाइना के पास गया कैसे? तो 1963 में पाकिस्तान और चाइना के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ था, इसका नाम था साइनो पाकिस्तान बाउंड्री एग्रीमेंट। तो ये जो बाउंड्री एग्रीमेंट हुआ था इसमें पाकिस्तान ने सक्शगम वैली का कंट्रोल चाइना को ट्रांसफ़र कर दिया। इंडिया ने इस एग्रीमेंट को इलीगल कहा, क्यों? क्योंकि पीओके खुद इंडिया का क्लेम है, तो पाकिस्तान लीगली किसी और की टेरिटरी किसी और को कैसे दे सकता है, पर कर दिया फिर भी पाकिस्तान ने ये। और फिर स्ट्रेटजिक इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है सक्शगम वैली की, क्योंकि चाइना पाकिस्तान स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप का सिंबल माना जाता है इसको, और काराकोरम रीजन में चाइनीज़ प्रेजेंस भी स्ट्रांग होती जा रही है, इस वजह से ये सक्शगम वैली भी इम्पोर्टेंट होता जाता है।
इंडिया की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी का भी इशू है, अगर बहुत सारे कंट्रीज़ क्लेम करने लगेंगे तो। सीपेक और बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर जैसी रोड्स भी यहाँ से पास होती हैं। फिर अब कुछ चीज़ें हैं कि जो सक्शगम वैली है वो पीओके में तो है, पर पीओके किसका पार्ट है? कश्मीर पाकिस्तान का पार्ट है। पर पाकिस्तान ने इस पार्ट को चाइना को दे दिया था 1963 में। तो ये इन्फॉर्मेशन थी किसके रिगार्डिंग? सक्शगम वैली के रिगार्डिंग। और आज की वीडियो में इतना ही है। थैंक यू।